टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था? कितने लोगों की गई थी जान? किसने बनाया था इतना बड़ा जहाज? हेलो दोस्तों, वेलकम टू विघनाम कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप टाइटैनिक शिप के बारे में। दोस्तों, उस जमाने में इस जहाज को बनाने का कॉस्ट पड़ी थी लगभग 7.5 मिलियन डॉलर, जो कि आज के 400 मिलियन डॉलर हो जाते हैं। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। और तो और जिस तरह की सेफ्टी मेजर को देखते हुए टाइटैनिक शिप बनाया गया था, उसको देखते हुए इस शिप को अनसिंकेबल कहा गया था। ये एक ऐसी शिप थी जो कभी डूब ही नहीं सकती थी। टाइटैनिक जहाज का इतिहास बहुत ही पुराना है। उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े जहाज के नाम से टाइटैनिक जहाज को जाना जाता था। दोस्तों, किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा? यह इतिहास का वो दिन था जब कई लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो गया। आज भी जब हम इस मंजर को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हालांकि इस घटना पर कई फिल्में बनी, कई उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन फिल्म टाइटैनिक को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें जैक और रोज की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। इस जहाज पर आधारित मूवी लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट अभिनेता ने बनाया था। मगर जब भी हम इस घटना के बारे में सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। यकीनन आपके मन में भी आते होंगे कि आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। अगर आपका मन भी इन्हीं सवालों से परेशान हो जाता है तो अब आप परेशान न हो, क्योंकि आज हम टाइटैनिक जहाज से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन ओशन गेट पनडुब्बी हादसे के बाद यह एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पनडुब्बी में 5 यात्री बैठकर इस डूबे हुए जहाज का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। आइए जानते हैं टाइटैनिक के डूबने की असली वजह और उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि RMS टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन JP मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन को की लागत से शुरू हुआ। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट के हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था और प्रतिद्वंदी क्यूनर्ड लाइन के ल्यूजिटेनिया और मॉरिटेनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। बता दें कि जब यह जहाज बनकर तैयार हो गया था तो इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। जहाज के अंदरूनी पार्ट का काम खत्म होने के बाद वर्ष 1912 को यह अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाज की बनावट के पीछे एक अद्भुत इंजीनियरिंग काम कर रही थी। यही एक बड़ी वजह थी जिसके चलते इसे कभी न डूबने वाले जहाज, अनसिंकेबल शिप की संज्ञा दी गई। इस जहाज के कैप्टन का नाम एडवर्ड जे स्मिथ था। इनके जहाज में हमेशा दौलतमंद यात्री ही सफर करते थे। इस वजह से एडवर्ड को मिलियनेयर कैप्टन के नाम से भी जाना जाता था। खैर, जो भी हो दोस्तों, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहम्पटन से 2240 पैसेंजर और 860 क्रू मेंबर्स के साथ यह जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। मतलब कि टोटल इसमें 3547 लोग थे।
लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन ही बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर ये टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ पर 6 बड़े बड़े बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी, जो खतरा थी इस शिप के लिए। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं था। ओशन से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले शिप्स को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके ये बताते रहते हैं कि ओशन के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है, इस खतरा को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपने स्पीड को कम नहीं करती है, जो कि 40 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से ये शिप आगे बढ़ता रहता है अपने डेस्टिनेशन की ओर। उसके जस्ट 2 दिन बाद मतलब कि 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कप्तान स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और टेम्परेचर कम होने लगती है। दोस्तों, शिप के ऊपर एक क्रोस नेस्ट होता है, जो कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, जो कि काफी हाइट पर होता है, जिसे हम लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं। वहां पर किसी को बैठा कर रखा जाता है ताकि शिप के सामने क्या आ रहा है वो देखते रहे। रात के 11:39 में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रूज नेस्ट में बैठा था। ये अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके, फिर फोन उठाकर कॉल करता है और ऑफिसर्स को चिल्लाकर बोलता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से शिप को मोड़ो। ऑफिसर इस बात को सुनते ही शिप को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 में शिप आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। कोलिजन के कुछ सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज तुरंत पहुंचे, ये देखने के लिए कि जहाज को कितनी चोट लगी है। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये शिप अब डूब जाएगी। वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए इस चीज को देखकर। इन्हें लगता था कि ये शिप है अनसिंकेबल है, जिनका इन्होंने दावा भी किया था, लेकिन टकराव की वजह से जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 पर वो डूबने लगा। लेकिन टकराव के 20 मिनट बाद लगभग 12 बजे कप्तान स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास में शिप मौजूद होंगे वो शायद से हमारी सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाएं। और सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक सिग्नल देते रहते हैं ताकि कोई तो ये सिग्नल को सुने। 20 मिनट बाद आरएमएस कारपाथिया नाम का एक शिप जो टाइटैनिक के पास से गुजर रहा था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो शिप को मोड़ा जाए टाइटैनिक की तरफ, हम जाएंगे उन्हें बचाने। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये शिप टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इसे कम से कम 3.5 घंटे लग जाते। और तभी बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स हवा में जलाते हैं इस उम्मीद में कि कोई आकर हमें बचा ले।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपाथिया शिप छोड़कर किसी और शिप से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को अब शिप से बाहर निकाला जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में जाने को। शिप में बैठे हुए पैसेंजर की माने तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ज्यादातर पैसेंजर को लग रहा था कि टाइटैनिक शिप एक अनसिंकेबल शिप है। इसी रीजन के कारण जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो उसमें कैपेसिटी थी 65 लोगों की, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोगों को ही भेजा गया। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतारी गई, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। शिप अब टिल्ट होने लगा। अब धीरे धीरे बाकी पैसेंजर को लगने लगा अब ये शिप डूब जाएगी। और जब पैसेंजर को जब रियलाइज हुआ तब शिप में पैनिक का माहौल बन गया। सभी पैसेंजर इधर उधर भीड़ में भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना भर चुका था कि शिप के आगे वाले कंपार्टमेंट का जो आगे वाला हिस्सा था वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी के बाहर आ गया। और जब शिप आगे की तरफ से डूबने लगा तब शिप में पूरी तरह से हड़बड़ी सा माहौल होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिस पर लगभग सिर्फ 1000 से 1200 लोग ही जा सकते थे। लेकिन शिप में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 में आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, लेकिन शिप में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस बीच कुछ लोगों ने लाइफ बोट में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ लोगों अपने भाग्य को मान लिया और वो शिप में ही रुके रहे। करीब 2:20 में शिप 2 टुकड़ों में बट गई और फिर धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र में डूबता गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस अनसिंकेबल शिप डूबने में। जो 1500 लोग शिप में थे वो या तो शिप में डूबने से मर गए या तो जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। RMS कारपाथिया शिप लोकेशन पर पहुंचता है 4 बजे सुबह में। तब तक सब खत्म हो चुका था, लेकिन जो लोग लाइफ बोट में निकल चुके थे उन्हें ये शिप बचा लेता है। इस टाइटैनिक के हादसे के बाद बहुत सी सवाल उठने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपको बताया जाए कि उस रात एक और शिप मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस शिप का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन शिप से आया था, लेकिन उसके बाद SS कैलिफोर्नियन शिप के जो रेडियो ऑपरेटर थे उन्होंने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। कैलिफोर्नियन शिप रात के लिए रुक गई थी। वो खतरे को देखते हुए वो रात में समुद्र में आगे नहीं चलना चाहती थी। SS कैलिफोर्नियन शिप को रोक रखा था और रेडियो ऑफ था। यही रीजन था कि उन तक सिग्नल नहीं पहुंच सका। लेकिन ये शिप टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर डेक पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वो इस कैलिफोर्नियन शिप देख सकते थे। टाइटैनिक पर मौजूद एक ऑफिसर ने कहा भी था, देखो वहाँ एक शिप है, वो हमें बचा लेगी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्नियन शिप तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन शिप पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे
उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था उस रात को। उन्होंने अपने कप्तान को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस शिप पर, उन्होंने कहा कि ये कोई सिग्नल नहीं बल्कि टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन शिप कैप्टन लॉर्ड ने इन सिग्नल को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच जाती। इस एक भयानक एक्सीडेंट ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नई रूल, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए कि ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में फिर न हो सके। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया, जिससे कि आने वाली शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके जो आइसबर्ग के पास में आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशनल फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी मतलब SOLAS एक ट्रीटी साइन की गई, जिससे नई स्टैंडर्ड सेट की जाए शिप्स को लेकर। जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशंस बनाई गई कि जितने भी शिप्स हैं उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट होने चाहिए। दोस्तों, ये थे टाइटैनिक शिप के बारे में कुछ बातें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल विज्ञान कॉन्सेप्ट को और ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन